Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सी कुमार एक बार फिर टेस्ट पेपर के साथ आप लोगों के पास। चलिए, तो हम लोग जो टेस्ट AITS है जो डिस्कशन करते हैं और इस सेशन में पूरी तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे ने टेस्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करा होगा, टेस्ट पेपर आपने दिया होगा और क्वेश्चन मोर और लेस आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहा, एवरेज रहा पेपर और आप इसमें अच्छे स्कोर जरूर किए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझें कि हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए था, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए था। अगर कोई एक दो क्वेश्चन उसमें कमी रह गई हो तो उसमें किसकी वजह से कमी हो गई आप देख लीजिए और साथ ही आप अपने कंसेप्चुअल फैक्ट को एक सही ट्रैक पे पुट करने में सफल हो। ठीक है, तो चलिए इसलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट पेपर जो सभी बच्चों के पास होगा और ये टेस्ट जो है AITS के नाम से जाना जाता है। मेजर टेस्ट थर्ड है जो डेट 2/4/2023 को कंडक्ट हुआ था, जिसमें से अभी जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ फिजिक्स का। और आप पेपर देखेंगे तो दो सेगमेंट में रहता है, सेक्शन A और सेक्शन B, सभी बच्चे जानते ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स का सेक्शन A का क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो नंबरिंग जो पेपर की गई है वो 51 से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए शुरुआत करें 51। क्वेश्चन नंबर 51। इन द डिप्लीशन लेयर ऑफ द डायोड, वेरी सिंपल। डायोड मतलब पी एन जंक्शन जो बनता है तो डिप्लीशन लेयर बनता है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल, वहां पे हम लोग पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को एक फ्रंट पे लाते हैं तो डिफ्यूजन होती है और डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। तो कह रहा है कि इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द डायोड देयर इज नो एनी मोबाइल चार्ज। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। होल और इलेक्ट्रॉन ये डिफ्यूज कर जाता है तो कोई उस पर चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल बात सही हो गई। इक्वल नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल। एग्जैक्टली बिल्कुल बात सही है, डिफ्यूजन हुआ है तो बी भी करेक्ट हो गया है। रिकम्बिनेशन ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन हैज टेकन प्लेस। अगर आप देखेंगे तो रिकम्बिनेशन ऑफ, यस दिस इज करेक्ट। रिकम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन हैज टेकन प्लेस, बिल्कुल सही बात सही है। और डी में इमूवेबल चार्ज आयन एग्जिस्ट, इमूवेबल चार्ज आयन एग्जिस्ट, बिल्कुल बात सही हुआ। तो अगर A B C D देखा जाए तो B को छोड़ दे तो बाद बाकी सारा सही है, A C D। एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A C D। ACD ये रहा। मतलब इक्वल नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल। बी वाला जो पॉइंट है तो वो न्यूट्रल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि होल जो होता है वो चार्ज से लेस होती है, उसमें कोई चार्ज होता नहीं, वो इक्विवेलेंसी की हम बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। ठीक है ना? तो ऐसा तो न्यूट्रलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहे, तब न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज है लेकिन होल के पास कोई चार्ज नहीं है, वो बिहेव लाइक एज ए, आप कह सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन उस पर कोई चार्ज होता नहीं। तो इसने लिखा इक्वल नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल। रीजन को न्यूट्रल करने का कोशिश किया जाता है, ये एरर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 में देखें। 52 in Young's double slit experiment, the source is white light. One of hole is covered by a red filter and the other by a blue filter. In this process, आप जानते हैं कि YDSE जो परफॉर्म होता है, YDSE Young's double slit experiment जो परफॉर्म होता है, ये फॉर मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स वन वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ के लिए परफॉर्म होता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे दो वेवलेंथ उसने जनरेट कर दिया। व्हाइट लाइट में तो सभी वेवलेंथ अवेलेबल होते हैं, तो दो कर दिया है। एक को क्या कर दिया है, होल को कवर कर दिया है रेड से, एक को रेड से, और ये और दूसरा जो यहाँ पे कर दिया है इसको क्या कर दिया है, ब्लू से।
तो यहाँ पे डबल हो गया, 2 हो गया। तो 2 अगर होगा तो कोई पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा, स्क्रीन पे कोई भी पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न, फ्रिंज नहीं होगा। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आपसे कह रहा है कि क्या ये जो सेटअप किया हुआ है 3 बार मैग्नेट का, 3 बार मैग्नेट है और ये जो फिगर आपको दिखाया हुआ है, तो क्या होनी चाहिए उसकी पॉसिबिलिटीज कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो, यानी कि सभी के सभी एक तरह से बैलेंस्ड हो। अगर आप देखेंगे तो बैलेंस्ड होगा तो स्वाभाविक सी बात है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और इसको इस तरह से ऐसे दिखाया गया है, इस तरह से ऐसे। नो डाउट ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, सबके सब 60 डिग्री पे अवेलेबल होंगे। 60 डिग्री ये भी है, 60 डिग्री ये भी है और 60 डिग्री ये भी है और 60 डिग्री ये भी होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। नो डाउट ये भी 60 डिग्री होगा। मीन्स ये साउथ है तो यहाँ नॉर्थ होना और यहाँ नॉर्थ होना जरूरी है। इस दोनों की जो अट्रैक्शन वाली जो ये फोर्स है, इन दोनों की जो अट्रैक्शन वाली ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो है, इसका रिजल्टेंट आप देखोगे तो इस तरफ हुआ, बैलेंस्ड हुआ। यहाँ पे भी आपका साउथ होना चाहिए, यहाँ पे आपका साउथ होना चाहिए। ये देखेंगे अट्रैक्शन नो डाउट इधर की तरफ और ये देखेंगे अट्रैक्शन नो डाउट इधर की तरफ। तो नेट इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ, तो इसको मूव करने के लिए नहीं देगा। और इस मैकेनिज्म के तहत आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, तो सभी के सभी बैलेंस्ड रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, सभी बच्चे पढ़िए 54। यहां पे जो आपको एक टर्म में दिक्कत होगा 54 में, 50 कॉमर्शियल यूनिट, ये प्रॉब्लम हुई होगी आपको। 50 कॉमर्शियल यूनिट मींस 50 इंटू 1000 वाट, आप यू कह सकते हो, ठीक है ना। 50 इंटू 1000 वाट, आप इसे कह सकते हैं, तो 1000 जूल भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट डज इन द जूल हीटिंग, कितना होगा ये, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसे देख ले सकते हैं कि ये इतना हुआ। तो ये आवर, ठीक है, ये रहा कॉमर्शियल यूनिट। तो पावर अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका 15,000 डिवाइड बाय 10 आवर, ये कैंसिल हो गया, तो 1500 ये हो गया, इतना वाट हो गया। ये हो गया आपका पावर। और अगर आप देख रहे हैं तो आपसे कह रहा है कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो V इक्वल टू 220 है, तो P इक्वल टू VI होता है, VI होता है। तो यहां से आप I कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट कितना होगा, तो P बाय V मीन्स 1500 डिवाइड बाय V कितना हो गया आपके पास 220। तो आपको क्या मिल गया, करंट मिल गया। अब करंट मिल गया तो आप पावर लॉस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाय S, एरिया सब कुछ दिया हुआ है। रेजिस्टेंस रो आपको मिल दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -8, लेंथ आपको दिया हुआ है 20 मीटर और एरिया दिया हुआ है 1.5 mm रेडियस है, तो पाई R स्क्वायर 1.5 इंटू 10 टू -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको रेजिस्टेंस। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा भाई, तो पावर लॉस जो होगा ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। I ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं और R आपको मालूम है, पुट करेंगे तो पावर लॉस हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल लॉस कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो फ्रैक्शनल लॉस इन हीटिंग, इसका मतलब हुआ पावर लॉस डिवाइड बाय जो पावर इसका इनिशियली गिवन है, ओरिजिनल जो पावर दिया हुआ, जो कि आपका 1500 वाट अवेलेबल है।
ये चीज है। तो थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी आपको कहीं न कहीं धोखा दिया होगा, ठीक है, कि कितना आपका है। तो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो करेक्ट परसेंटेज में मिल जाएगा। तो उम्मीद करें कॉमर्शियल यूनिट को आप समझ पा रहे होंगे। कॉमर्शियल यूनिट मीन्स 1000 वाट पर 1000 वाट आवर कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, in an alternating current circuit consist of element in series में है, the current increase on increasing frequency। अब आप देखेंगे 55 में कह रहा है कि करंट की वैल्यू जो हो गई वो इंक्रीज हो गई। कब? जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज कर दिया गया। तो इसका मतलब है इम्पीडेंस जेड की जो वैल्यू होगी ये अगर आप देखेंगे तो डिक्रीज हुआ होगा, तभी पॉसिबल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस डिक्रीज। इसका मतलब है कि सबसे पहली बात कि कैपेसिटर अगर होगा तो एक्सी अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/ओमेगा इंटू सी लिखेंगे, और इसी को हम लोग 1/2πf इंटू सी लिखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएंगे तो एक्सी की वैल्यू घटेगी तो इम्पीडेंस जो हो जाएगा घट जाएगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर पहली बात हो गई कि एक्सी तो होना मस्ट है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस और प्लस एक्सी ये दोनों अवेलेबल हो जाए तो भी पॉसिबल हो जाएगा। मतलब अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, और ओनली कैपेसिटर फोर्थ ऑप्शन भी हो गया। इसका मतलब है कि सी और डी जिसमें का करेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर आपका करेक्ट हो गया। द वेरिएशन ऑफ डीके रेट ऑफ 2 डिफरेंट सैंपल ए एंड बी विद द टाइम इज दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे 56 नंबर देखेंगे तो डीके रेट ये दिया हुआ है 2 डिफरेंट टाइम पे, टी है और यहाँ पे आपका dn/dt है, और ये इस तरह से ऐसे आया हुआ है और ये इस तरह से ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में ये b है और ये a है, तो t = 0 की बात करेंगे तो नो डॉट की डीके रेट जो होगा ये a है और ये आपका b है। तो ऑब्वियस सी बात है डीके रेट ए का ग्रेटर होगा किससे? बी से होगा। कब? टाइम t = 0 पे, यानी कि t = 0 की बात करेंगे तो डीके रेट ए का बड़ा हो जाएगा बी से। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डीके कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, बट इट डज नॉट ऑलवेज डीके फास्टर देन बी। यस, बिल्कुल बात सही हो गया। सी नंबर आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया। ये आपका गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए और लिख रहा है कि ऑलवेज डीके फास्टर देन बी, यानी कि ये हमेशा बी से फास्टर हो रहा है, जो कि नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम के बाद अगर आप देखेंगे इस टाइम के बाद, तो इस टाइम के बाद इसका जो रेट है आप देख सकते हैं वो फास्टर हो गया और इसका स्लो हो गया डीके रेट ए का, तो गलत हो जाएगा। तो सी आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया, क्योंकि बी में तो कह रहा है कि डीके कांस्टेंट ऑफ बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डीके कांस्टेंट जो है बी का वो आपका छोटा होगा और ए का बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि dn/dt अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एन हो जाएगा, तो इसी को आप एन नॉट और इंटू ई टू द माइनस लैम्डा इंटू टी भी कह सकते हैं। टी = 0 पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लैम्डा जो हो जाएगा इसका जिसका ये डीके रेट ज्यादा होगा लैम्डा उसका ज्यादा होगा, तो डीके रेट ए का ज्यादा है तो लैम्डा ए का ज्यादा हो गया, दैट कांस्टेंट, ठीक है। तो सी एंड डी दिस इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये 3rd नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये 3rd नंबर। $57 का है कि इफ W रिप्रेजेंट द वर्क डन देन मैच द 2 कॉलम, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी। अगर हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ और फोर्स भी उधर की तरफ, तो DW वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा F.dr
बाय dt कर दीजिए, बाय dt कर दीजिएगा, तो ये जो टर्म है दोनों सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए का जो हो गया थर्ड होगा, और ए का थर्ड अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में आपका अवेलेबल है 2 नंबर में, तो 2 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद 58 देखिए, 58 आपसे कह रहा है यहाँ पे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट क्या बन सकता है, तो ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी इन नल वेक्टर, सभी के सभी नल वेक्टर हो। ये मस्ट जो लिखा है ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा, मस्ट नहीं, कोई जरूरी नहीं ए बी सी डी नल वेक्टर हो, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो पाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, यस बिल्कुल सही है। अगर हम a प्लस सी एक साइड रखते हैं और दूसरे साइड माइनस बी प्लस डी कहते हैं, तो इनके जो मॉड है, मॉड मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, यस बिल्कुल सही है कि अगर हम केवल ए को अगर एक साइड में रखते हैं तो माइनस बी प्लस सी प्लस डी कह रहा है कि इनके मैग्नीट्यूड से ये ए का मैग्नीट्यूड बराबर है, कभी बड़ा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। और डी बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर एंड इज लाई ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको बी प्लस सी को एक साइड कर लीजिए और ए और डी को एक साइड कर लीजिएगा, तो देखेंगे तो ठीक उसके अपोजिट में है, तो एक ही प्लेन में होगा, दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर अगर है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी सी डी, मतलब 4th नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे तो 59 देखिए। में आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने देर के बाद ये ब्लॉक उस ट्रक से सेपरेट होगा। ये रहा आपके पास ट्रक और यहां पे है ब्लॉक, और ये है इसका, तो ये मूव कर रहा है इधर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो जनरेट हो सकता है वो म्यू की वैल्यू दिया हुआ 0.2। बड़े आराम से आप इसके फ्रेम में बैठ जाइए, इसके ऑब्जर्वर हो जाइए, तो आप देखेंगे तो इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मास इंटू 2.5, और इधर की तरफ इस पे फ्रिक्शन एक जनरेट हो जाएगा जिसको आप लिखेंगे म्यू एम इंटू जी, और जिसकी वजह से ये इधर की इस डायरेक्शन में मूव करेगा ए एक्सेस से, तो क्या हो जाएगा m इंटू ए इक्वल टू m इंटू 2.5 माइनस म्यू इंटू m इंटू जी। m और m कैंसिल, तो a इक्वल टू हो गया 2.5 माइनस 0.2, जी की जगह पे 10, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो a इक्वल टू 0.5 हुआ। इट मीन्स 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये इधर मूव करेगा। तो टोटल इसको कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। तो 6 मीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 6 मीटर ट्रेवल करने में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 6 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह पे 1/2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू रूट ऑफ 24। इतना देर में ये ब्लॉक इससे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जितना ये कार ट्रेवल करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट है, ये सेपरेट होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हम x नॉट निकाल सकते हैं। तो x नॉट इज इक्वल टू हाफ ए की जगह पे 2.5 इंटू टी का स्क्वायर, तो 25। अगर इसको आप यहां से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 से यहां से 5 से करेंगे और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 30 मीटर। मतलब ये जितना देर में ये ब्लॉक इस ट्रक से सेपरेट होगा वो है √24 सेकेंड। उतना देर में ट्रक कितना डिस्टेंस मूव करेगा, जो ट्रक डिस्टेंस मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस, ऑब्वियस बात है, ब्लॉक भी मूव कर गया, तो
सॉरी 30 मीटर जो है वो ट्रेवल करेगा। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक से गिरेगा। तो अब ये सी बात है कितने डिस्टेंस पर गिरेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपसे 60 नंबर में कह रहा है क्या कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये रहा आपके पास वर्टिकल वॉल और ये है हॉरिजॉन्टल, और इस पे ये एक रिजिड आप कह सकते हैं कि रड है, ये एक रिजिड रड है। ठीक है, तो यहां पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा जिसको हम लोग NA कहेंगे, इधर की तरफ फ्रिक्शन होगा जिसको FRA कह दीजिए, ये स्मूथ सरफेस है तो इधर की तरफ NB हो गया, और इसके खुद के मास है तो नीचे की तरफ M×G होगा, और ये डिस्टेंस L/2 हो गया, और ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक 3 और ये 5 मीटर दिया हुआ है। आप मैंने L ले लिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, तो हम कह सकते हैं यहां से कि NB जो है ये फ्रिक्शन के बराबर होगा, फ्रिक्शन एट A। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो NB को हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू यहां से M×G, क्योंकि NA का वैल्यू हो गया mg के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा। तो ठीक है, तो हमें म्यू चाहिए, तो इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू NB की वैल्यू हम mg के टर्म में जब तक लाएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो हम लोगों को क्या कर लेना है, O के अबाउट या टॉर्क लिख लेना है इसके अबाउट अगर हम टॉर्क लिख लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम यहां से लेंगे तो यहां से यहां तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो L/2 cos 37 डिग्री। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएंगे यहां से यहां तक, इसके देखेंगे तो ये हो जाएगा L sin ऑफ 37 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये दोनों बराबर होगा। तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन घुमाने का ये रहेगा और इसका सेंस ऑफ रोटेशन ये रहेगा। इसका मतलब इसका टॉर्क बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, NB into L sin ऑफ 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू mg into L/2 cos ऑफ 37 डिग्री। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि L और L को कैंसिल कर दीजिए, तो NB sin 37 डिग्री 3/5, और ये हो जाएगा mg/2, ये हो जाएगा 4/5, 5 कैंसिल हो गया। तो आप लिख सकते हैं NB इज इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल कर देगा तो 2mg/3, आई थिंक ऐसा कुछ करके आएगा। ठीक है ना, तो NB इक्वल टू 2, यस, आई थिंक पॉइंट क्लियर है। यस, 4 और 2mg अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रखिएगा तो क्या मिलेगा, 2/3 mg इक्वल टू म्यू इंटू mg। mg कैंसिल, तो म्यू का वैल्यू 2/3, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसमें जो बात है कहाँ पे कैलकुलेशन आपको देखना है कि 5 पर जाएगा, तो 5 अगर होगा तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो mg इंटू L/2 साइन ऑफ cos ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L sin 37 डिग्री। ठीक है, तो L sin 37 डिग्री, तो ये हो गया FRA इक्वल टू NA और mg इक्वल टू ये। ठीक है, तो म्यू mg, NB इक्वल टू म्यू mg। तो आई थिंक ये, अब अगर इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज है। यहाँ पे 4/L, 5 और 5 कैंसिल हो गया, आई थिंक ये 4 into 2। तो यहाँ पे mg L/2, तो ठीक है, mg L/2
परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ये ले रहे हैं, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये एंगल जो लिखा है बेटा ये 37 डिग्री नहीं, ये 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री है ये एंगल। क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, ये 53 डिग्री, यही वो पॉइंट एरर आ रहा है। तो ये 53 डिग्री आपका यहाँ पे 53 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 और ये 53 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यस, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में फिर से आपको कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया NB इंटू L और ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू mg इंटू L/2 इंटू 3/5। 5 और 5 को कैंसिल कर लीजिएगा, तो L और L को कैंसिल कीजिएगा, तो NB इज इक्वल टू mg 3mg/8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। यस, अब ये पॉइंट आ गया। अब अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 3 NB इज इक्वल टू म्यू mg। तो NB की जगह पे कितना डालेंगे 3mg/8 इक्वल टू म्यू इंटू m इंटू जी। m और g कैंसिल हो गया, तो म्यू की जगह पे 3/8 हो गया, तो आप यहाँ से म्यू निकल जाएगा। ये अब आपका करेक्ट हुआ। पॉइंट आप समझिएगा बेटा ध्यान से कि यहाँ पे मैंने 37 डिग्री लिखा था, ठीक है, 37 डिग्री यहाँ नहीं होगा, यहाँ 53 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये जो डिस्टेंस है ये लिखा हुआ है आपका 3 और ये जो डिस्टेंस है ये लिखा है 5 मीटर। तो cos थीटा इक्वल टू 3/5, तो 3/5, तो 3/5 cos थीटा अगर है तो थीटा की वैल्यू 53 डिग्री होगा, 37 डिग्री नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे मैंने 37 लिखा था, ये गलती हो गई थी। तो आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए और ये चीज रखिए। उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर हुआ। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, सारे बच्चे समझ लीजिए। पहली बात, ये इसका जो लेंथ है L, ये 5 मीटर को हमने L कर दिया, इधर NB हो गया, इधर NA हो गया, इधर फ्रिक्शन हो गया, इधर mg। तो इस साइड वाले फोर्स को इस साइड वाले बैलेंस किया, यानी कि NB को बैलेंस कौन किया है FRA, तो NB को FRA के बराबर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसी NB को हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन के म्यू इंटू mg। क्यों? क्योंकि ऊपर में नॉर्मल, नीचे में mg, तो NA इक्वल टू आप ये भी कर सकते हो mg, और फ्रिक्शन एट A इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू इंटू नॉर्मल एट A। और अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि NA इक्वल टू mg होगा, mg रखेंगे तो म्यू mg इक्वल टू ये, इसलिए मैंने ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिख दिया। मतलब NB अगर हमको mg के टर्म में आ जाता है तो म्यू मिल जाएगा, क्योंकि म्यू मुझे चाहिए। अब NB के लिए क्या करेंगे, NB के लिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के लिए हमने O के अबाउट टॉर्क लिखा, तब टॉर्क लिखा तो mg इस सेंस में लगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं बेटा, यही वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 53 डिग्री, और यही वैल्यू कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2, यहाँ से सेंटर से मिडिल डिस्टेंस L/2 और cos 53 डिग्री, तो L/2 cos 53 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin 53 डिग्री। ये इस सेंस में घुमाना चाहेगा और ये इस सेंस में अपोजिट है, तो दोनों का टॉर्क बराबर कर दिया। NB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से NB इक्वल टू 3mg/8 आ गया। NB का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो म्यू का वैल्यू 3/8 आ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया 3/8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखें। 61, The frequency of the circular motion of a charged particle in a cyclotron। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू QB/m। मैंने बताया था आपको ओमेगा हमेशा, और ओमेगा को 2πf लिखेंगे इक्वल टू QB/m। ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई अदर फील्ड भी अवेलेबल हो, केवल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो हमेशा उसका एंगुलर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन करवाने के लिए। तो ओमेगा इक्वल टू दिस वन, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिस वन। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगा। अगर इस दोनों चीज को ध्यान में रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो एसर्शन है वो आपका गलत हो गया और रीजन जो हो गया वो ट्रू हो गया, तो उसके बेसिस पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप 62 नंबर देखते हैं तो कह रहा है कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी आपको दिया हुआ है C0, जो कि हो जाएगा ε0 S/d।
अब इस कैपेसिटर में क्या कर दिया गया है, इस कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है, जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका सेपरेशन है 4D/5। तो अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो C न्यू नया वाला जो कैपेसिटी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट S अब बाय आपके पास D माइनस थिकनेस 4D/5 प्लस 4D/5 इंटू K। क्यों, क्योंकि आपको याद अगर हो तो C न्यू का फॉर्मूला बताया था एप्सिलॉन नॉट S बाय D माइनस T प्लस T/K, इस तरह का रिजल्ट बताया था। तो आप वहां से K का वैल्यू रखिएगा तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बहुत ही इजी, आपको चार्ज दे दिया है, चार्ज दिया हुआ है Q जो है ये है 4 × 10⁻⁻⁴ और लेंथ जो है ये है 40 सेंटीमीटर। तो डायपोल मोमेंट P = Q × L होता है, आप डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64 अगर आप देख रहे हैं 64, तो इसमें आप सभी बच्चे जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रे का यूज जो हम लोग करते हैं डिटेक्टिंग ऑफ फॉक्स बैंक नोड वगैरह सब, ये सब छोटे छोटे चीजों को अल्ट्रा वायलेट रे से हम लोग डिटेक्ट करते हैं, यूवी रे से। और इंफ्रा रे का हम लोग नॉर्मली नाइट विजन में, मतलब आप देखते होंगे कि बहुत सारे व्हीकल वगैरह सब या बहुत सारे साइनिंग वगैरह सब के लिए रात में ब्राइटनेस अगर उस पर लाइट थोड़ा सा पड़ा तो ब्राइटर दिखता जो है, अगर आप देख सकते हैं तो इंफ्रा रे रेडिएशन के तहत ही वो काम होती है। तो आप देख सकते हैं नाइट विजन के लिए, रात में देखने के लिए और सिक्योरिटी कैमरा के लिए वगैरह सब के लिए ये सब यूज करते हैं। तो ए का आपका जो हो गया 4 और बी का जो हो गया वो सेकंड, और उस ऑप्शन के बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो आपका 1 जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कह रहा है 65 नंबर कि आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है, इंटेंसिटी आपको प्रोवाइडेड है, यह है 60 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, तो एनर्जी अगर आप देख सकते हैं या पावर इसको कह सकते हैं, या एनर्जी ले लीजिए, तो एनर्जी का मतलब हो गया इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। इस एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी हो गया 60 और इंटेंसिटी 60 पर सेंटीमीटर ये है। तो अगर आप लिखेंगे तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर उन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी सेंटीमीटर में, एरिया भी 25 सेंटीमीटर है, अब मिनट में तो 15 इंटू 60 यूनिट वाइज आप देख लीजिए, आपको इंटेंसिटी मिल गया, तो एनर्जी टोटल मिल गया। और अगर आपसे कहा जाए मोमेंटम, तो P = क्या होता है, एनर्जी बाय C, इसका मतलब 60 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 60 डिवाइड बाय 3 × 10⁸, इतना मोमेंटम उसका गेन हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, एब्जॉर्बिंग है। इसीलिए अगर ये 100% रिफ्लेक्टिंग होता तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो 66 नंबर, 66 में क्या कहता है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट, ये है आपके पास म्यू ए, ये है म्यू बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो हो जाएगा म्यू ए, तो इसको आप लिख सकते हैं C0 डिवाइड बाय सी ए, और इसको लिख सकते हैं C0 डिवाइड बाय सी बी, यानी इस मीडियम में लाइट का स्पीड और इस मीडियम में लाइट का स्पीड। तो ए से बी में क्रिटिकल एंगल जो है आपको दिया हुआ है ये 90 डिग्री है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, आई थिंक ये है। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम द मीडियम ए टू बी इज थीटा, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू ए साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू बी इंटू साइन 90 डिग्री। चलिए म्यू ए की जगह पे लिखेंगे C0 बाय सी ए इंटू साइन थीटा,
इसकी जगह पे सी नॉट डिवाइड बाई सी बी, ये 1 हो गया, सी नॉट कैंसिल, इसका मतलब हुआ सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू साइन थीटा। मतलब इस बी वाले मीडियम में स्पीड जो ऑलरेडी आपको v दिया हुआ है, इस वाले मीडियम में स्पीड v दिया हुआ है, यानी कि सी बी का वैल्यू v दिया हुआ है, तो आपसे सी ए पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी ए इज इक्वल टू वी इंटू साइन इंटू थीटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कह रहा है कि इफ द मास ऑफ द सन वेयर 40 टाइम्स स्मॉलर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वेयर 40 टाइम्स लार्जर, तो अब ये सी बात है, आप समझो अर्थ सरफेस की अगर आप बात करते हो, ये अगर आपका अर्थ है, अर्थ सरफेस की बात है, तो यहाँ पे जो जी होगी वो आप अगर देखेंगे जी स्मॉल जी, तो ये हो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इसमें मास ऑफ अर्थ है इन्वॉल्व, मास ऑफ सन नहीं है, तो केवल जी पे इफेक्ट होने की वजह से स्मॉल जी पे इफेक्ट आएगा, तो स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी। तो 40 टाइम्स बढ़ जाने से जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वॉक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस से जब आप अपने लेग को ऊपर उठाएंगे तब न दूसरे लोकेशन पे जाएंगे, जब आप वॉक करते हैं तो सरफेस से कांटेक्ट लूज होता है, अब फिर दूसरी जगह पे कांटेक्ट बनता है, तो अब करना आपको थोड़ा सा इफर्ट ज्यादा पुट करना पड़ेगा, तो मोर वर्क आपको करना पड़ेगा। तो ए वाला करेक्ट हो गया। द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल चेंज, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। रेन ड्रॉप विल मच फॉल मच फास्टर, ऑब्वियस बात है जी की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्ट किस चीज को ज्यादा करेगा, तो मोर स्पीड गेन करेगा। ठीक है, एरोप्लेन विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर, ऑब्वियस सी बात है जी अट्रैक्ट, अर्थ क्या करना शुरू कर दिया, उसको अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स हो गया अर्थ का वो ज्यादा हो गया, उसके कारण जिन जिन चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा सब चेंज होगा। तो ए बी सी डी ऑल आर द करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अब आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी 68 नंबर, ये देखिए अगर आप देखेंगे कि ये टेम्परेचर है और ये आपका वॉल्यूम है, और ये अगर आप देखते हैं तो P यानी कि ये P कांस्टेंट की बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं PV इक्वल टू NRT, और यहाँ से V इक्वल टू NR बाई P इंटू टी, तो dV बाई dt अगर आप करेंगे तो 1 NR बाई P होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P हो गया dV बाई dt अगर आप देखते हैं। ठीक है, तो अब ये सी बात है जिसका स्लोप ज्यादा, इसी को हम लोग स्लोप कह सकते हैं, तो स्लोप कहेंगे, और इसी को हम लोग टेन थीटा कहेंगे। तो जाहिर सी बात है जिसका P ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग ये इस तरह से, ये T है और ये B है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, ये है P1 और ये है P2, इनवर्स रिलेशन है, तो θ2 ग्रेटर देन θ1, तो P2 लेस देन P1, तो आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 69 अगर आप देख रहे हैं, 69 देखिए इस तरह से आपको दिखाया हुआ है, ये इस तरह से ऐसे आया, फिर ऐसे गया, और फिर ये ऐसे करते हुए आया, और फिर ये ऐसे गया। ठीक है, और ये जो टाइम है आपका 1, मिडिल में है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 6, यहाँ है 7। ठीक है, और ये रहा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और ये है 0। ठीक है, अब कह रहा है कि फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज सेम एट t इक्वल टू 0 एंड 4। ऑब्वियस सी बात है, t इक्वल टू 4 पे ये रहा और t इक्वल टू 0 पे ये रहा, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में होता है, बिल्कुल बात सही है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज सेम एट t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 6। t इक्वल टू 2 पे ये पार्टिकल है और t इक्वल टू 6 पे ये है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम फेज में होगा, ये भी करेक्ट हो गया। फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज सेम एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 7। t इक्वल टू 1 पे ये रहा पार्टिकल और t इक्वल टू 7 पे ये है, तो अब इन दोनों का फेज सेम नहीं है, ये गलत हो गया, ये और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस वाला फॉर्म, अगर ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो ये किधर जाने की टेंडेंसी रखेगा, ऊपर,
ये लोग फेज में नहीं है, ये लोग 180 डिग्री से कैसे आउट ऑफ फेज हो गया, ठीक है। तो आपका सी नंबर गलत हो गया। फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज सेम एट इक्वल टू 3 and 7, ऑब्वियस सी बात है, 3 पे अगर आप देखेंगे और 7 पे देखेंगे तो ये दोनों सेम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए, बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो गया। कह रहा है कि सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब एक्सेस प्रेशर, ये आपको दिया हुआ है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 3, और सरफेस टेंशन टी आपको प्रोवाइडेड है 7 इंटू 10 टू द पावर -2। तो रेडियस कह रहा है, तो हम लोग डेल्टा पी इज इक्वल टू 2t बाय आर, और यहाँ से आपको आर मिल जाएगा क्योंकि टी मालूम है, ये मालूम है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगर 71 में आप देख रहे हैं, 71 तो कह रहा है स्टीम लाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर द लिक्विड। स्टीम लाइन को फॉलो कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी विस्कोसिटी हाई होगी, मोर डेंस कह सकते हैं विस्कोसिटी, यानी कि हाई होगी, वो स्टीम लाइन फॉलो को ज्यादा प्रेफर करेगा, और जिसकी डेंसिटी लो होगी तो स्टीम लाइन यानी कि एक से दूसरे की मोबिलिटी नहीं हो, एक सेशन से दूसरे सेशन में जाए, एक लेयर से दूसरे लेयर पर पार्टिकल की मूवमेंट नहीं हो, तो उस केस में स्टीम लाइन फ्लो होता है। तो हाई विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी इज द एप्रोप्रिएट आंसर, और उसके बेसिस पे बी एंड सी कह सकते हैं करेक्ट हो गया। अब आइए, अगर आप 72 देखते हैं, 72 बेटा, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ 72, दिस वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ 72, जो मैंने स्टीम लाइन फ्लो की बात किया। अब आइए 71 में कह रहा है कि साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम इन द फॉर्म ऑफ द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इन कंजुगेटिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। कह रहा है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, एनर्जी नहीं होता है, कंजुगेटिव रिफ्रैक्शन एंड जो आपका कंप्रेशन होता है उसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, तो साउंड वेव जो प्रोपोगेट करता है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, किसका, 71 का फोर्थ। अब आइए 73 आप देखिए, 73 में कह रहा है आपसे y इक्वल टू 0.2 अ साइन ऑफ π/2x इंटू कॉस ऑफ 160 पाई इंटू टी। नो डाउट ये ओमेगा है जो कि 160 पाई हो गया, और ये k है जिसकी वैल्यू π/2 हो गया, और यहाँ से v इक्वल टू ओमेगा बाय k कह सकते हैं, और यहाँ से वेव स्पीड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और जितने भी चीजें हैं, ऑल द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू कंजुगेटिव नोट वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी होगा, सेम फेज होगा, और डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। स्टैंडिंग वेव जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी सभी की सेम होती है, टाइम पीरियड सेम होता है, सेम फेज में होता है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होता है। तो ए, बी, डी इज द करेक्ट आंसर, और उसके बेसिस पे आपका फोर्थ नंबर करेक्ट हो गया। 74 74 में कहा है कि क्यूबिकल ये आपके पास शेप बना हुआ है, क्यूबिकल शेप है, ये बना दिया मैंने। आप यूं समझ लो कि इससे एंट्री होनी है हीट की, इससे एंट्री होनी है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसका थिकनेस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और एरिया भी हम लोगों को निकाल सकते हैं हम लोग, ये इस आसान है। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 इंटू के ए एस डेल्टा टी डिवाइड बाय आप कह सकते हैं एल, जो इसका लेंथ होगा।
तो लेंथ की जगह पे आप सिंपली टी थिकनेस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि थिकनेस आपको दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। तो ये टी और ये टी में कंफ्यूज मत कीजिएगा बेटा, ये थिकनेस है जो कि 6 सेंटीमीटर है, और एरिया आपको क्यूबिकल है, तो साइड लेंथ आपको दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है ए इक्वल टू आपका 40 सेंटीमीटर, तो एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, तो 40 इंटू 10⁻² का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो साइड लेंथ मिल गया। कंडक्टिविटी आपको के मालूम है, तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस मालूम है, तो डेल्टा क्यू हीट फ्लो कितना हो जाएगा, तो 6 कंडक्टिविटी हो गया आपका, कंडक्टिविटी हो गया 0.02 और इंटू एरिया, तो 40 इंटू 10⁻² का स्क्वायर और इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी 40 हो गया, और थिकनेस हो गया कितना, थिकनेस हो गया 6 सेंटीमीटर 10⁻², और टाइम कितना देर में, तो ये कह रहा है कि 10 घंटे, तो 36 इंटू 10 कर लीजिए, 1 आवर में 36 होता है, तो इतना हीट जनरेट होगा, यानी इतना हीट सराउंडिंग से इस बॉक्स में जाएगा, और इस हीट की वजह से इसके अंदर जो रखा हुआ आइस है ये मेल्ट करेगा इस हीट की वजह से, और तो हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे आपको मास मिल जाएगा, मास इक्वल टू कितना, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एल एफ, ये मास बताएगा कितना मेल्ट हो चुका है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास रिमेनिंग या मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ आइस एट टी इक्वल टू 0 माइनस मास जो मेल्ट कर गया, तो इस दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा, तो आपको आइस का मास मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं लिटिल बिट कैलकुलेशन है, करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर है, इसमें आप देखिए वेव जो आपको गया है, ये वेव है 0.04 साइन ऑफ पाई बाई 2x इंटू कॉस ऑफ 180 पाई इंटू टी, सेम उसी तरह का फॉर्मेट। आपको लेंथ दिया हुआ है और इसका मास दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ जो दिया हुआ है 4 मीटर है, और उसका मास ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है 20 ग्राम है, तो 10⁻³ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा केजी। तो म्यू की जगह पे आप ms/l कर दीजिएगा, तो 20 इंटू 10⁻³ लेंथ की जगह पे 4 कर दीजिएगा, तो आपको केजी पर मीटर मिल गया म्यू लीनियर मास डेंसिटी। और अब अगर आप देखेंगे तो वेव स्पीड v इक्वल टू ω/k कर सकते हैं, जो √T/μ होगा, तो म्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, टेंशन यानी कि ये आपको पता है, और ओमेगा आपको मालूम है, ये रहा आपका ओमेगा का वैल्यू, और के आपको मालूम है, ये रहा आपका के का वैल्यू, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 180 पाई और के इक्वल टू π/2, तो यहाँ से टेंशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट आपसे कह रहा है एस्टिमेट द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी। तो 76 नंबर का मास डेंसिटी, तो PV इक्वल टू nRT ऐसा करके, तो P इक्वल टू m/m इंटू R इंटू T आप कह सकते हैं, तो P बाय V, तो इसको m/v इंटू RT/m, m/v को डेंसिटी कहा जा सकता है, तो P इक्वल टू ρRT/m होगा। तो आपसे डेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो ठीक है, तो डेंसिटी का रेशियो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द मास डेंसिटी रो, तो रो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि PM/RT, नो डाउट कि R और T टेम्परेचर आपका सेम रहा, तो ये R और T आपका वैल्यू ये कांस्टेंट हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि ρ1/ρ2 इज इक्वल टू P1/P2 इंटू M1/M2, रखिएगा वैल्यू, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। M1/M2 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ ही है, और P1/P2 आपको मालूम है कि 6/5, M1/M2 रखिएगा वैल्यू, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। इन ए फ्यूजन रिएक्टर टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियाई विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। यस, एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबल फॉर्म होगा, तभी कॉम्बिनेशन हो सकता है। द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एलिमेंट मोर हैवियर देन आयरन आर नॉट प्रोड्यूस बाय फ्यूजन। यस, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हो गया। तो 77 का स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हो गया। अब अगर आप आते हैं यहाँ पे 78 नंबर में, 78 भी बहुत ही इजी है। 78 में आपको मैग्निफिकेशन m पूछा गया है, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है डिवाइड बाय शैडो का जो लेंथ हुआ इसको, यानी कि 16, यानी कि थर्ड नंबर आपका क्लियर हो गया। अब अगर 79 आइएगा, 79 में आप देखिए ध्यान से, 5 लेयर है ऑफ सोडियम है, a cell of surface 4 centimeter cube and what finds assuming that only top 5 layer of sodium absorb the incident। तो टोटल आपका एरिया कितना हो गया? तो नंबर ऑफ आप कह सकते हैं एटम कितना होगा? तो 5 लेयर है इंटू 4 10⁻⁻4 और मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 10⁻⁻20, इतना आपको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक सेल बना। ठीक है, इसको आप n कर लीजिए, क्योंकि 5 लेयर है और एक लेयर का एरिया दिया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई का टोटल एरिया मिला, और एक एटम जो लेता है एरिया उसका दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर नंबर ऑफ एटम मिल गया। अब आइए, अब एनर्जी जो उस पे इंसिडेंट हो रहा है फोटो सेल पे, वो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है कितना? तो ये आप देखिए, तो एनर्जी इंसिडेंट जो होगा इसको हम लोग पावर कह सकते हैं। पावर जो उस पे इंसिडेंट हो रहा है ये हो रहा है 10⁻⁻6 इंटू 4 और सेंटीमीटर 4 इंटू 10⁻⁻4, इतना वाट एनर्जी उस पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं E/T। तो इसका मतलब है कि 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। तो एनर्जी टोटल कितने एक पे, मतलब टोटल एनर्जी कितना इंसिडेंट हो रहा है? तो E = 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻4 इंटू टाइम t, इतना टी टाइम में इस पावर से लाइट जिसकी इंटेंसिटी 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर है, उससे एनर्जी जो उस सोडियम सरफेस पे या मेटल सरफेस पे जो इंसिडेंट होगा टी टाइम में, वो इतना एनर्जी इंसिडेंट होगा। ठीक है, और तो एक पे कितना एनर्जी होगा? तो इतने टोटल पार्टिकल है, तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन 1 आप कह सकते हैं एटम, 1 एटम, इस तरह से। तो आप लिखेंगे E/n कर दीजिएगा। इट मीन्स 4 इंटू 10⁻10 इंटू T/n, n यही है, इसको n कर दीजिए। ठीक है, n मालूम है, याद रखिए n मालूम है, n की वैल्यू ये है। अब ये एनर्जी क्या हो जाना चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इस एनर्जी की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, शुरुआत होगी। तो हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻90 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻10 इंटू टी डिवाइड बाय n। n की वैल्यू ये है, इसको पुट करेंगे तो हमें यहाँ से टाइम मिल जाएगा कि कितनी देर के बाद वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको t मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 79 नंबर का, और 5 लेयर तक एब्जॉर्ब कर सकता है आपका जो ये इंसिडेंट लाइट होगा, उसको 5 लेयर तक कर सकता है, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए, when an electric field is applied across the semiconductor, then ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ करेगा। तो आपका 1 और 3 करेक्ट होगा। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, पहले भी एक बार आप देख चुके होंगे इसको। उसके बाद आइए 81 नंबर। 81 में कह रहा है आपसे कि dm/dt दिया हुआ है, dm/dt दिया हुआ है, ये है 5 मिलीग्राम, 10⁻6
kg पर सेकेंड। ये रहा आपका। तो पावर, तो आप जानते हैं E इक्वल टू mc² होती है एनर्जी। तो DE/dt इज इक्वल टू dm/dt इंटू c²। इसी को हम पावर कहेंगे। तो ये पावर आपको मिल जाएगा क्योंकि dm/dt आपको मालूम है, और dm/dt मालूम है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ होता है। पुट कीजिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। 82 नंबर देखिए। 82 नंबर बहुत ही क्लियर पिक्चर दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखा हुआ है। इस तरह से ऐसे आप देखिए, ऐसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपको डाल दिया है, और ये इस तरह से ऐसे EMF जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाला हुआ है, और यहाँ पे भी आपको इस तरह से EMF डाला हुआ है, और क्लियर मेंशन है ग्राउंड, ये माइनस है, ये प्लस है, ऑब्वियस सी बात है। और ये रहा आपका IB, और इस ये 6 वोल्ट, और ये है RS जो आपको निकालना है, या RB कह लीजिए जो निकालना है। ठीक है। तो ये है कलेक्टर, ये है इमीटर, और ये है आपका बेस। ठीक है। और इसमें एरो है। तो यहाँ 3 वोल्ट दिया हुआ है, और ये रहा आपके पास 12 वोल्ट। तो यहाँ से इसमें ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 किलो ओम। तो हम यहाँ से IC तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 12 वोल्ट, जिसमें 3 वोल्ट ये माइनस हो जाएगा। तो IC को आप कह सकते हैं 9/3 × 10⁻3। तो IC इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर मिल गया IC का वैल्यू। तो IC मिल चुका है, और हम लोगों को बीटा दिया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, IC/IB इक्वल टू बीटा। तो बीटा IB इक्वल टू मिल जाएगा, बेस करंट इक्वल टू IC/बीटा। तो क्या लिख दीजिएगा, IC 3 × 10⁻3, और बीटा की जगह पे 100। तो IB इज इक्वल टू लिखिएगा था 3 × 10⁻5। तो IB बेस मिल गया। अब आइए आप देखिए ध्यान से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यह है 0.6, यह है 0.6। क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक बार इस लूप में घूम जाइए, ये है गया IB। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे IB × RB प्लस 0.6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बड़े आराम से RB आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। IB का वैल्यू ये आप पुट कर देंगे, RB आपको मिल जाएगा, बेस रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब 83 क्वेश्चन नंबर जो 83 है, इसमें आप इनपुट दे करके सभी ऑप्शन में इनपुट दे करके आप चेक कर सकते हैं। 83 में इनपुट दे करके चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आइए। 84 में आपसे कह रहा है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन m दिया हुआ है, m इक्वल टू d/f होता है। तो m आपको दिया हुआ है 15, और d आपको दिया है 25 सेंटीमीटर 10⁻² कर दीजिए डिवाइड बाय f। तो आपको पावर इक्वल टू p इक्वल टू 1/f होता है। तो आपको पावर यहाँ से मिल जाएगा। 85 में क्या कह रहा है, 85 में कह रहा है to reduce the resonant frequency in an LCR series circuit, we put the iron core, आयरन जो होता है वो सोलनॉइड के अंदर में अगर आप डाल देंगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो सर्किट का रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। थ्योरेटिकल चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब हम लोग सेक्शन बी में इन कर रहे हैं। सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। तो 86 नंबर, 86 में आप देखेंगे क्लियरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये इस तरह से, और ये रहा आरसी जो है 2.5 किलो ओम, और ये है 15 वोल्ट, ये ग्राउंड हो गया। और ये है आर बी जो है 600 किलो ओम, और ये है वी इन, ये भी है आपका 15 वोल्ट।
तो आपसे कह रहा है फाइंड द बीटा, इसका मतलब है इससे आप आईसी निकाल लीजिए। कैसे? तो 15 डिवाइड बाय 2.5 किलो है तो 10⁻3, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस। और इससे आईबी निकाल लीजिए, तो आईबी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 600 इंटू 10⁻3 किलो है। और आपको बीटा पूछा गया है तो आईसी डिवाइड बाय आईबी ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपको बीटा मिल जाएगा, करंट गेन मिल जाएगा इस केस के लिए। ठीक है, अब आइए आप 87 नंबर देखिए। 87 नंबर में कह रहा है कि ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ मास बताइए कोबाल्ट का नेसेसरी टू प्रोड्यूस द रेडियो एक्टिविटी सोर्स ऑफ 18 CI स्ट्रेंथ, यानी कि dN/dt आप कह सकते हैं। ये दिया है 18 CI, और आपको पता है कि 18 CI का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10 न्यूक्लियर पर लीटर। ठीक है, ये आपको dN/dt दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लैम्डा रेट कांस्टेंट कह सकते हैं इंटू n इक्वल टू 18 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10। अब आइए यहाँ से n को आप लिख सकते हैं बड़े अच्छे से, 18 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा को हम लिखेंगे कैसे, तो ln2 डिवाइड बाय t हाफ, इसी को लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय ये हो जाएगा ln2 डिवाइड बाय t हाफ। आप सोचिए ln2 आपको मालूम है, t हाफ मालूम है, तो n मिल गया, मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर हमको मिल गया। तो मास चाहिए, तो मास के लिए क्या कर सकते हैं, मास के लिए हम लोग कह सकते हैं मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय Na एवोगाड्रो नंबर इनटू n, ये मल्टीप्लाई करें तो कोबाल्ट का ऑब्वियस सी बात है मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो 60 डिवाइड बाय Na हो गया एवोगाड्रो नंबर, इनटू n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मास आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप देख रहे हैं 88 में कह रहा है कि ये रहा आपके पास एक लिक्विड है और इसके अंदर लाइट सोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे लाइट सोर्स प्रेजेंट है। तो कहा है कि कहां तक लाइट आ रहा होगा, तो जहां तक ये लाइट TIR ना कर ले, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो TIR हो जाएगा। तो इस एंगल को अगर हम I कहेंगे तो ये भी एंगल हमारा I होगा। तो मुझे इस साइड में जो होगा उस तरह से इधर भी होगा, यहाँ के बाद लाइट आना बंद हो जाएगा इस वाले रीजन से, तो ये आई होगा। तो नो डाउट ये भी आई कर देंगे तो हम लोग ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, यही एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, यही एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मुझे पता करना होगा, ये रेडियस आर जो कि h दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल, यहाँ पे TIR करवाइए, तो म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू 1 कीजिएगा, तो साइन आई इक्वल टू 1 बाय म्यू। याद रखिए कि म्यू हमको मालूम है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई, ऐसे हुआ आई, तो 1 बाय म्यू, तो 1 म्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से 10i इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग 10i की जगह पे। अब आइए 10i क्या हो जाएगा, r बाय एच, तो r बाय एच इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से r रेडियस जो हो जाएगा वो h बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये रहा रेडियस। तो एरिया कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दीजिए तो एरिया आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एरिया से लाइट आता हुआ महसूस हो रहा होगा। अब नेक्स्ट आप 89 नंबर देखिए। 89 में कह रहा है कि एक कैपेसिटर है ये इसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैराड और ये टॉलरेट कर सकता है 300 वोल्ट और मुझे 1100 वोल्ट के क्रॉस चाहिए। तो इसका मतलब है कि इससे 300 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। इसका मतलब 4 कैपेसिटर मुझे सीरीज में लगाना पड़ेगा जिससे कि ये बर्न ना हो।
तो 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड। अगर इसका रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो 1/1, 1/1, 1/4, यानी कि C अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो इस 4 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, C = 1/4, इट मीन्स 0.25 माइक्रोफराड हो जाएगा। यस, अब आइए हमें निकालना कितना है कि 3 माइक्रोफराड निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने हमें इस तरह से कैपेसिटर, कितने हमको सीरीज में ऐसे कैपेसिटर हमें चाहिए ऐसे, तो हम लोग ऐसे ऐसे मान लेते हैं n, ठीक है। तो एक का है 0.25, तो n इंटू 0.25 इक्वल टू 3 हो गया। तो n = 3 डिवाइड बाई 0.25, इसका मतलब हो गया कितना, 100 कर लीजिए इसको, इससे कर दिया 4, यानी कि 12। तो 12 ऐसे ऐसे लाइन बने हैं, तो ये अगर 12 है और एक लाइन में 4 है तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, तो 4 × 12, 48 कैपेसिटर चाहिए 1 माइक्रोफराड का 300 वोल्ट कैपेसिटी वाला, जिसको हम 1100 के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस हमको मिल जाएगा वो 3 माइक्रोफराड का मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टॉरॉयड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ये फार्मूला पुटिंग सवाल है, ये सभी बच्चे जानते हैं कि B मैग्नेटिक फील्ड = μ0 n × I होगा। तो यहाँ पे μ0 तो ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो 2 टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 4000 डिवाइड बाय 2πr। रेडियस यहाँ पे मीन रेडियस लिया जाता है, तो मीन रेडियस तो 30 और 31 के बीच में 30.5 जो हो जाएगा, तो 30.5 इंटू 10⁻², ठीक है। और I हो गया कितना, 15। अब ये वैल्यू रखिएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा टॉरॉयड के अंदर। अब अगर आप 91 देखते हैं तो 91 में क्या कह रहा है कि मेन स्केल का रीडिंग आपको दिया हुआ है, सर्कुलर डिवीजन दिया हुआ है 100 और 1 mm है उसका मेन स्केल। तो अगर आप लिस्ट काउंट की बात करेंगे तो 1 mm डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो रीडिंग जो हो जाएगी, इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, रीडिंग अगर आप देखते हैं तो 4 mm मेन रीडिंग हो गया, अब प्लस 1 mm डिवाइड बाय 100 इंटू 64 डिवीजन रीडिंग कर रहा है। कितना डिवीजन रीडिंग कर रहा है, 64, तो 64 कर देंगे तो इतना उसका रीडिंग हुआ। ये mm में होगा, मिलीमीटर में होगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए 92 नंबर आप देखिए ध्यान से, 92 नंबर। नंबर में अगर आप देखते हैं तो 92 नंबर में टाइम पीरियड t दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड t दिया हुआ है तो इसको हम लोग t को लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं v = 2πr डिवाइड बाय टाइम t, तो स्पीड मिल गया है। और h मैक्सिमम अगर आप देखेंगे h मैक्स तो ये हो जाएगा v² sin² थीटा डिवाइड बाय 2g। मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, यह है 12r = v², v के जगह पे 2π × 2r बाई t का स्क्वायर इंटू sin² थीटा टोटल में डिवाइड बाई 2g। और यहाँ से थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना थीटा होना चाहिए, थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए 93, सो सिंपल। 93 में अच्छी तरह से आप जानते हैं यहाँ पे कि फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B है। इसको इलिमिनेशन राउंड में जाइए, ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिए। तो Q का वैल्यू 1 दिया हुआ, V दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू 1, V दिया हुआ है आपके पास 3I प्लस 5J प्लस 7K। अब इसका क्रॉस B के साथ ले लीजिए, तो B इसमें से कौन से पॉसिबिलिटीज है जिससे कि F आपको मालूम है, F दिया हुआ है, F की वैल्यू दिया हुआ है 3I माइनस 27J प्लस 18K, ठीक है। ये रहा F इक्वल टू 3I प्लस 5J प्लस 7K क्रॉस B के साथ। देखिए कौन सा डेटा फिट बैठता है, जो डेटा फिट बैठेगा उसको आप टिक लगा सकते हैं। एलिमिनेशन से जाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा। अब आइए अगर 94 नंबर, क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 94 में आप क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट कर लीजिए
ओमेगा नॉट, जो कि 1/√LC होगा, ठीक है। और उसके बाद बैंड विड्थ डेल्टा डब्ल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा R/L हो जाएगा। तो ओमेगा मैक्सिमम जो होगा, हायर जो होगा, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाय 2, और ओमेगा मिनिमम जो होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा डब्ल्यू बाय 2। यही मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली में यहाँ पे ओमेगा नॉट भी रहेगा, सॉरी ओमेगा नॉट भी रहेगा, तब ये आपका ऑप्शन बनेगा। ओमेगा नॉट वहाँ पे क्या आपको बताता है, वो आपको R/L यानी कि नो ओमेगा नॉट नहीं, ये ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई तो R/L रहेगा। यस, ये वाला पॉइंट रहेगा। हाँ, अपर हायर जो होगा ओमेगा नॉट प्लस ये हो जाएगा, लोअर जो होगा ओमेगा नॉट माइनस ये हो जाएगा, ये वाला अपर और माइनस लोअर, इस तरह से, ठीक है। चलिए 95 में आपको वेलोसिटी दिया हुआ मैक्सिमम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैक्सिमम। तो आप देखिए ये रहा अर्थ का सरफेस, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ एनर्जी लिखिएगा तो ½ mv² - gmm/r। अब मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा, तो यही जाएगा मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, तो ये फाइनल लिखिएगा, तो ये हो जाएगा इनिशियल, ये फाइनल माइनस gmm/r+h, r+h ये रहा। और h क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यही कैलकुलेट करना है। तो इसको इसके बराबर कर दीजिएगा तो आपको h मिल जाएगा, बराबर कर दीजिएगा तो h मिल जाएगा। चलिए 96 नंबर आप समझने का कोशिश करें। नाइन्टी सिक्स में क्या करता है, 96 में ये रहा आपके पास V वर्सेस T, और ऐसे ग्राफ दिया हुआ, यहाँ स्टेज है A और ये है B। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। तो कह रहा है व्हेन इट अंडरगो चेंज द रेशियो ऑफ वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू P डेल्टा V हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो NR डेल्टा T हो गया। और टोटल हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल हीट एब्जॉर्ब, टोटल हीट हो जाएगा NCP डेल्टा T। तो इसको लिखेंगे N गामा R डेल्टा T बाय गामा -1। इसका मतलब हुआ गामा बाय गामा -1 इंटू डेल्टा डब्ल्यू। NR डेल्टा T को डेल्टा डब्ल्यू, तो आप समझ सकते हैं इसका, इससे रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा डब्ल्यू निकालिएगा तो गामा बाय गामा -1 हो जाएगा, जो कि आपका 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है क्या कि डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा Q क्या होगा, तो 2/7 कर दीजिएगा, 2/7 हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में आपका ये जो है सोर्स, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है VS से, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये रहा ऑब्जर्वर, ये एंगल है आपका थीटा जो कि 60 डिग्री है, तो इसका इधर की तरफ प्रोजेक्शन हो जाएगा VS cos ऑफ 60 डिग्री। तो F ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V/V माइनस VS cos ऑफ 60 डिग्री इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। सभी वैल्यू दिया हुआ है, आप वैल्यू पुट करेंगे आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री एंगुलर फेज है फर्स्ट मिनिमा का, D असाइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू लेमडा, n की वैल्यू 1 हो गया, तो यानी कि D बाय 1/2 इक्वल टू लेमडा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट मैक्सिमा का एंगुलर पूछ रहा है, तो D साइन थीटा इज इक्वल टू 3 λ/2 लिखेंगे फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। तो यहाँ पे D के जगह पे क्या लिख सकते हैं, D के जगह पे या आप या लैम्डा की जगह पे D/2 लिख दीजिएगा। तो D साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा 1 कर लीजिए,
इज इक्वल टू 3/2, लैम्डा की जगह पर d/2 लिखिएगा, तो डी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ये रहा पॉइंट, क्लियर हुआ, साइन इनवर्स 3/4, ठीक है ना। थीटा 98। अब 99 जो है, विच ऑफ द फ्लिंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियरली एनसीईआरटी में आप देखेंगे निक्रोम और इसका ये स्ट्रेट लाइन जाता हुआ नजर आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका 99 का करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 100 नंबर का क्वेश्चन नंबर 100 जो हुआ, क्वेश्चन नंबर 100 जो हुआ, तो इंटरनल फोर्स जो होता है, इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, बट नॉट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि दो मास अगर m1 है और m2 है, ये रेस्ट में है, तो अब अट्रैक्ट एक दूसरे को कर रहा है, तो कुछ देर के बाद देखेंगे तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो रेस्ट में था तो इनिशियल एनर्जी 0 था, कुछ देर के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आने वाला कौन, लाने वाला कौन है, इंटरनल फोर्स। जो इसको सिस्टम अगर मानेंगे तो ये दोनों फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो बिल्कुल अपियर हो गया। तो बात बिल्कुल सही है। मोमेंटम लेकिन कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग नहीं रहा, तो इसकी वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। और उसके बाद कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। एग्जैक्टली बिल्कुल बात सही है। एक्सटर्नल फोर्स का जो सम होगा वो नेट एक्सटर्नल का सम होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। तो रीजन भी करेक्ट हो गया और असर्शन भी करेक्ट हो, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आप इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे डिस्कशन आपको फायदा करेगा, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। और फिर हम लोग अगले टेस्ट पेपर लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टेस्ट के लिए। जितने भी टेस्ट आप दे रहे हैं सभी के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।